तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, या हम कह सकते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट बॉडी के अंदर बनते रहते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, जिनका कि बाहर होना या बाहर शरीर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, एक्सेस वाटर जो बॉडी के अंदर है, और आयंस हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट। तो ये सब जो बॉडी में एक्स्ट्रा हैं उनका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी के अंदर फ्रेश एनवायरनमेंट बना रहे और जो भी टॉक्सिक मटेरियल हैं वो बॉडी से बाहर निकलते रहें। और ये सब चीज़ें कैसे मिलती हैं, कैसे आती हैं? जो भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है या कोई चीज़ एक्सेस में आ गई है उसको बाहर निकलना ज़रूरी होता है, जैसे कि कुछ साल्ट है या वाटर है। तो कैसे इस चीज़ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसके लिए क्या मैकेनिज्म है, क्या ऑर्गन्स हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसमें भी जो सबसे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो कि ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो इनके लिए भी एक्सक्रीशन सिस्टम या एलिमिनेशन सिस्टम बॉडी के अंदर होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम मिला करके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोग अगर बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो इसमें अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है जो कि बॉडी से एलिमिनेट होना ज़रूरी है, और इसके लिए ये डिजॉल्व स्टेट में इसको बाहर किया जा सकता है। तो इसके लिए वाटर का प्रेजेंस होना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है ज़रूरी है इसके लिए। इसके अलावा अगर यूरिक एसिड की बात करें तो वो लीस्ट टॉक्सिक भी है और उसके लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत कम वाटर में या बिना वाटर के हम इसको बॉडी से बाहर रिमूव कर सकते हैं। इसकी वजह से वाटर का लॉस ज़्यादा नहीं होता बॉडी से। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर वाटर कम होता है, वाटर की ज़रूरत कम होती है, उनके अंदर यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि किस किस तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है या फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें अमोनिया डायरेक्टली वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में रिमूव होती है, एक्सक्रीट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स में अमोनिया डायरेक्ट रिलीज होती है डिजॉल्व स्टेट में, वाटर के फॉर्म में, वाटर में डिजॉल्व स्टेट में रिलीज होती है। तो इसमें एग्जांपल है बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट। तो ये जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनके अंदर अमोनिया वाटर में डिजॉल्व स्टेट में एक्सक्रीट आउट होती है। इसके बाद सेकेंड टाइप के जो एनिमल हैं वो हैं, उनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिया के फॉर्म में होता है। तो मोस्टली जैसे हम लोग की बॉडी है या और जितने भी मैमल्स हैं, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं और मैरीन फिशेज हैं, उनके अंदर भी यूरिया का एक्सक्रीशन होता है या नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं यूरियोटिलिक, यूरिया से यूरियोटिलिक। ठीक है। थर्ड टाइप जो है वो है यूरिकोटिलिक। यूरिको का मतलब यूरिक एसिड से है यहाँ पे। तो ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं उनको हम लोग यूरिकोटिलिक बोलते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसमें वाटर का अमाउंट लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत अमोनिया के एक्सक्रीशन में पड़ती है। तो इस तरह से अमोनोटिलिक, फिर उससे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत यूरियोटिलिक में, और उससे बिल्कुल फिर से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत अमोनिया के एक्सक्रीशन में होती है, उससे कम यूरिया के एक्सक्रीशन में, और उससे सबसे कम जो है यूरिकोटिलिक या यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये जैसा इंडिविजुअल है, जैसा एनिमल है, जैसा उनका हैबिटेट है, उसके हिसाब से ये मॉडिफाइड होती है बॉडी कि किस फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होना है। तो इसके बाद हम लोग और भी एनिमल्स के बारे में बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोटोनेफ्रीडिया एक होता है, मतलब नेफ्रीडिया या किडनी का एक कह सकते हैं प्रिमिटिव फॉर्म है, जिसको कि हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं या इनको फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्स में, प्लेटीहेल्मिन्स जितने भी हैं, रोटिफर्स में और सब एनिलिड्स में। और इसके अलावा सिफेलोकार्डेस, सिफेलोकार्डेटा जो आपका फाइलम है या सब फाइलम है, उसके अंदर ये चीज़ मिलती है। और इसका एग्जाम्पल एम्फिऑक्सस है सिफेलोकार्डेटा का।
तो ऐसे इंडिविजुअल में प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स मिलती है। तो नेफ्रिडिया किस में मिलती है? नेफ्रिडिया जो होते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये एनिलिड्स में होते हैं। तो नेफ्रिडिया लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो मिलते हैं एनिलिड्स में। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, उसका मॉडिफाइड फॉर्म है, डेवलप्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से नेफ्रिडिया को, जैसे कि अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे, जो हमारी किडनी भी है वो छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। तो नेफ्रॉन्स और नेफ्रिडिया सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद मैल्पीजियन टिब्यूल्स होती हैं जो कि पाई जाती हैं इंसेक्ट्स में, और इसके अलावा एंटीनल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड जिनको बोलते हैं, ये क्रस्टेशियन या प्राण में होती है। ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो इस तरह से अलग अलग इंडिविजुअल में उसके हैबिटेट के हिसाब से और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, और नाइट्रोजन वेस्ट का और अन्य चीज़ों का एक्सक्रीशन करते हैं, ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है और हार्मफुल हैं, तो उनका बॉडी से बाहर आना जरूरी है। और ये सब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट से बनते हैं, मेटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो उनका रेगुलर एक्सक्रीशन होना जरूरी है। तो इस तरह से ये पूरा डिवीजन है कि किस ऑर्गन में क्या होता है। तो इन ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद इन मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट, जो इनवर्टिब्रेट जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक उसमें हमने देखा कि सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होते हैं, अब जबकि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स कॉल्ड किडनीज। तो यही नेफ्रॉन्स या नेफ्रिडिया जो है वो एग्रीगेट होकर या एक कलेक्शन में होकर के किडनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो किडनी क्या है? एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है, या कह सकते हैं नेफ्रिडिया का एक पूरा ग्रुप होता है। तो किडनी के अंदर बहुत लार्ज नंबर में नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रिडिया आर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन अर्थवर्म एंड एनिलिड्स। इस तरह से हमने देखा कि नेफ्रिडिया और नेफ्रॉन्स के बारे में हम लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग ह्यूमन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हम लोग ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन का जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें 1 पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, यानी 2 किडनीज होती हैं। 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, यानी 2 यूरेटर्स होते हैं, और इसके अलावा 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा। तो 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है किसका? ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का। इसके बाद इसकी पोजीशन क्या होती है इसके बारे में बात करें, इसका शेप कैसा होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो किडनीज कैसी होती है? रेडिश ब्राउन, हल्का रेडिश होती है, हल्का ब्राउनिश होती हैं, और बीन शेप्ड, आप देख रहे हैं बीन की तरह स्ट्रक्चर है इसका। तो ये बीन शेप्ड होते हैं, और इनकी जो सिचुएशन होती है, जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है, अगर हम वर्टिब्री की बात करें तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री, यहाँ पे लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है, से लेकर के लंबर वर्टिब्री, थर्ड लंबर वर्टिब्री तक। तो लास्ट थोरेसिक से लेके थर्ड लंबर तक इसकी पोजीशन होती है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम उसके रेफरेंस में देखें, हम वर्टिब्री के रेफरेंस में, तो जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है और यहाँ पे जो थर्ड लंबर है वहाँ तक इसकी ये लेंथ पूरी उस तरह से होती है, उतनी लेंथ होती है। तो इस तरह से किडनी की जो और ये कहाँ होती है? डार्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो ये डार्सल साइड में होता है, यानी पीछे की तरफ, हमारे पीठ की तरफ होता है, और इनर साइड होता है, इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके इनर साइड में होता है, इनर वॉल पे होता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में अंदर ये नहीं होता, ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ होता है। एब्डोमिनल कैविटी में और सारे ऑर्गन्स होते हैं, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, पैंक्रियास है, ये सब चीज़ें हैं। ये एक उसके बीच में मेम्ब्रेन होती है, उस कैविटी से बाहर होता है, इसीलिए इसको हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अलावा इसकी अगर हम साइज की बात करें तो साइज इसकी कैसी होती है? ये जो इस तरह से लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर है, इस तरह से ये 5 to 7 सेंटीमीटर है, और अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो ये कितना होगा? 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। तो एक जैसे बीन का शेप होता है बिल्कुल वैसा ही शेप होता है किडनी का, और उसी तरह से जैसे बीन में लंबाई ज़्यादा होती है, फिर उससे कम चौड़ाई, फिर उससे कम उसकी थिकनेस या मोटाई होती है, उसी तरह से किडनी में भी होता है। इसके बाद जो इसका जो शेप होता है, जब बीन शेप्ड है तो क्या होगा?
ये इसमें अंदर की तरफ कनकेव पोजीशन होगा, इस तरह से अंदर की तरफ ऐसा होगा, और बाहर की तरफ कन्वेक्स सरफेस होगी। इसके अलावा इसका जो वेट होता है 120 टू 170 ग्राम होता है। किडनी का, एक किडनी का एवरेज वेट कितना होगा, 120 टू 170 ग्राम्स। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो ये हमने बताया कि यहाँ पे कनकेव शेप होती है, उसी जगह से वो उस पोजीशन को हम लोग, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग हाइलम बोलते हैं, और वहीं से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहीं से ये यूरेटर इसमें एंटर कर रहा है, यहीं से वेसल्स एंटर कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसी पोजीशन को हम लोग हाइलम बोलते हैं। तो हाइलम से ही यूरेटर जुड़ा होता है। तो यहाँ पेल्विस है, पेल्विस के नीचे यूरेटर है। तो ये जो किडनी का पोर्शन है हाइलम है। तो हाइलम हो गया, और यहीं से आपकी ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेसल, रीनल वेन दोनों निकल रहे हैं यहाँ से। तो इस तरह से ये किडनी का स्ट्रक्चर है। इसके बाद थोड़ा सा हम अंदर की तरफ अगर जाएं तो इनर टू द हाइलम ए ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द रीनल पेल्विस। ये जो स्ट्रक्चर है अंदर, अगर हम किडनी के जाते हैं तो एक फनल शेप स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस। इस तरह से ये फनल शेप स्ट्रक्चर है। और इसके बाद इसमें प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कैलिसेस। यहाँ पे ये आपका पेल्विस है ऐसे, इसके बाद इसमें ऐसे इस तरह से कैलिसेज हैं, इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब कैलिसेज हैं यहाँ पे, ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला, ये सब कैलिसेज हैं जो कि आगे जाके रीनल पिरामिड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो ये जो आगे का पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड। एक्चुअली जो किडनी है वो हमारे दो पार्ट में बटी होती है, कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स ये बाहर वाला पोर्शन है और मेडुला इसके अंदर वाला पोर्शन है। और मेडुला में भी बीच बीच में पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड। तो रीनल पिरामिड मेडुला का ही पार्ट है। तो मेडुला दो हिस्से में बटी होती है, एक तो ये पिरामिड्स है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अलावा इनके बीच के जो स्पेस होते हैं उनको हम लोग रीनल कॉलम्स बोलते हैं। तो ये जो पोर्शन है, इतना ये जो पोर्शन है ये क्या है, रीनल पिरामिड है। और ये जो पोर्शन है बीच वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम्स। रीनल कॉलम्स का एक नाम और है कॉलम ऑफ बर्टाइनी। तो कॉलम ऑफ बर्टाइनी या रीनल कॉलम, ये बीच का जो स्पेस है। तो अब ये मेडुला पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं वो कार्टेक्स में जो टिश्यू हैं वही टिश्यू यहाँ भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कार्टेक्स यहाँ बीच तक कंटिन्यू होता है, जबकि बीच बीच में पिरामिड लाइक मेडुला स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरह से किडनी का हमने दो पार्ट देखा, बाहर वाला ये कार्टेक्स पोर्शन है और अंदर वाला ये मेडुला है, लेकिन इसके बीच में जो स्पेस है उसमें भी कार्टिकल टिश्यूज होते हैं। तो इस तरह से जो कॉलम यहाँ बीच में है उनको हम लोग बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टाइनी। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है। और ये जो मेडुला है, ये इसका जो एंड पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पैपिली। तो रीनल पैपिली जो है अटैच होता है किससे, इन्हीं कैलिसेस से, जो यहाँ कैलिसेस हमने डिस्कस किया उसी से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इसको एक अलग करके देखें तो हमें इस तरह से दिखाई देगा। अगर ये रीनल पिरामिड है इस तरह से, तो यहाँ पे रीनल कैलिसेज होंगी। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो कैलिक्स है ना, और ये जो है वो पिरामिड है। तो यहाँ से जो भी फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ कैलिसेज में आता है, और कैलिसेज से पेल्विस में आता है, पेल्विस से यूरेटर में आकर के बाहर को चला जाता है। इसी चीज़ को हम लोग और डिटेल में भी देखेंगे ये किस तरह से होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे है किडनी का, जहाँ से सारी वेन्स और वेसल्स बाहर आ रहे हैं, इनको हम लोग हाइलम बोलते हैं। तो इस तरह से आपने सीड में भी देखा होगा, उसमें जो पॉइंट होता है उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। तो ये एक तरह से पूरा किडनी का नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसको आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।